वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन बिटबाइटिंग जावास्क्रिप्ट कोर्स। और इस वीडियो में हम कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में एंड टू एंड डिस्कस करेंगे। इफ एल्स इफ स्विच स्टेटमेंट्स के बारे में हम बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आपको ये सारी सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाने वाली हैं और इनमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं बचेगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर से। अगर आपको कंपैरिजन ऑपरेटर आते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं वीडियो आगे तक। ठीक है, वरना आपको डिटेल में अंडरस्टैंडिंग करनी है तो मैंने वीडियो बना रखी है, उस पर आप लिंक उसको देख सकते हैं, वरना यहाँ पे हम रिवाइज कर रहे हैं उस चीज को। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर करते क्या है मैंने आपको वीडियो में बता रखा है, आई टैब में उसका लिंक है। कंपैरिजन ऑपरेटर बताते हैं दो वैल्यूज को, एक वैल्यू ये है एक वैल्यू बी है। ठीक है, ए मान लो बी मान लो, इन दोनों में क्या रिलेशन है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, इन दोनों को कंपेयर करके देते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे टाइप का कंपैरिजन ऑपरेटर है। पहला है इक्वल इक्वल, ट्रिपल इक्वल, ठीक है, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू। ठीक है, ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर है। नॉट इक्वल टू, और बोला नॉट डबल इक्वल टू। ठीक है, ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। बताते हैं कि भाई इनके एज यूजुअल ये नहीं होते, नेम एज यूजुअल होते हैं इनके। यहाँ पर जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स है मेरे यहाँ पे, डबल इक्वल टू मतलब होता है कि क्या ये दोनों वैल्यू बराबर है। ये चेक करता है कि इफ दोज वैल्यू आर इक्वल। ये चेक करता है कि इफ दोज वैल्यूज आर इक्वल एंड देयर डेटा टाइप्स आर आल्सो इक्वल। क्या दोनों वैल्यू इक्वल हैं और क्या उनके डेटा टाइप भी इक्वल है। ठीक है, ये ग्रेटर देन तो चेक करता है, आपको सबको पता है कि भाई 2 ग्रेटर देन 3 है कि नहीं। ये जो ऑपरेटर सारे हैं ना, ये हमें बुलियन वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं, रिटर्न करते हैं, ट्रू या फॉल्स। इसको कंपेयर करेंगे और बोलेंगे कि ये ट्रू है कि ये फॉल्स है, ये रिटर्न करते हैं। उसके बाद ये होता है स्मॉलर देन। क्या 2 स्मॉलर देन 3 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये चीज क्या है हमारी, फॉल्स है, और ये चीज क्या है हमारी, ट्रू है। ठीक है, ये हो गया। और ये वाले ऑपरेटर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब बोलता है कि भाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है कि नहीं है। बिल्कुल, ये हमारा क्या रहेगा, आपको पता ही है, फॉल्स रहने वाला है। ठीक है, कि भाई ग्रेटर भी नहीं है और इक्वल टू भी नहीं है, दोनों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही। भाई इक्वल टू हो जाए तो मैं ट्रू दे दूंगा, ग्रेटर हो जाए तो मैं ट्रू दे दूंगा, पर इसमें कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही। लेकिन भाई अगर मैं बोलूँ स्मॉलर देन इक्वल टू है कि नहीं है, तो हाँ भाई स्मॉलर देन है, इक्वल टू नहीं है कोई बात नहीं, पर ट्रू है कंडीशन। ठीक है, नॉट इक्वल टू में भाई वैल्यू इक्वल नहीं है। ठीक है, और बोला कि भाई नॉट इक्वल टू डेटा टाइप, हम डेटा टाइप भी और वैल्यू दोनों ही इक्वल नहीं है इसकी। ये कंडीशन है हमारी। तो एक कंडीशनल ऑपरेटर है, बहुत ही सिंपल सा था। मान लीजिए मेरे पास 4 है 5 है, बोला कि भाई क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। बोला कि जो हमारा एज है, मान लो एज कोई एक वेरिएबल है। ठीक है, क्या वो ग्रेटर देन 20 है। एज की वैल्यू मैंने सेट कर दी यहाँ पे कितनी, 18। क्या ये कंडीशन ट्रू है, नहीं ये कंडीशन ट्रू नहीं है। क्या ये कंडीशन ट्रू है, एज स्मॉलर देन 20, हाँ भाई ये कंडीशन ट्रू है। तो इस तरह के कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। अगर मैंने बोला 4 ≠ इक्वल टू 5, क्या ये चीज ट्रू है, बिल्कुल ये चीज ट्रू है। क्यों है, क्योंकि भाई ये कंडीशन फॉल्स दे रहा है। 4 = 5, क्या 4 इक्वल है 5 के, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे हमने बोला क्या 4 5 के इक्वल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हाँ ये आप सही बोल रहे हो, ये आप सही बोल रहे हो। ठीक है, तो इस तरह की कुछ कंडीशंस होती है। तो ये एक सिंपल सा कंडीशन ऑपरेटर था। यहाँ पे आपने कंडीशन ऑपरेटर को समझ लिया है। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं अपनी क्या, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट से कि कंडीशनल स्टेटमेंट कहाँ यूज आती है और क्या होती है। देखिए, आपने रियल लाइफ में आपकी जो भी रोजमर्रा की जिंदगी होती है उसमें आपने देखा होगा, आपने बहुत सारे कंडीशंस पे आप काम करते हो। जैसे कि भाई ये काम करना है कि नहीं करना, अगर ये चीज होगी तो ही मैं ये काम करूंगा। अगर बारिश हो रही होगी बाहर तो ही मैं छाता लेके जाऊंगा, या बाहर मेरे को लग रहा होगा कि बारिश हो रही है तो ही मैं छाता लेके जाऊंगा, वरना मैं नहीं लेके जाऊंगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए एक पार्टी चल रही है, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि भाई एक पार्टी चल रही है और उस पार्टी का एक गार्ड है। भाई ये गार्ड भैया है हमारे, ठीक है, बहुत स्ट्रिक्ट है। ठीक है, हमने इनसे बोल दिया कि ये तेरी लिस्ट है, इसके अलावा कोई पार्टी में आना नहीं चाहिए, देख तेरे पे हम विश्वास कर रहे हैं, इसके अलावा कोई पार्टी में आना नहीं चाहिए, ये पार्टी सीक्रेट पार्टी है। ठीक है, हमने बोला कि भाई तू इसमें देखना, नाम पूछना और बोलना कि अगर इस लिस्ट में वो नाम है तो भेज देना, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो भाई एक बंदा आया, बोला मेरा नाम ए है, तो बोला कि ठीक है तू जा सकता है। उसने बोला मेरा नाम बी है तो जा सकता है, एफ है तो नहीं जा सकता। तो ये क्या होगी, कंडीशन हो गई ये, क्या हो गई, कंडीशन हो गई ये। मतलब कि भाई हाँ, ये कंडीशन है कि नाम है तो जा सकता है। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट में भी हम इस तरह की चीजें कर सकते हैं। कैसे, बहुत ही सिंपल है, इफ कंडीशन की मदद से, जो कि आज का हमारा टॉपिक था। बहुत क्या होता है, इफ कंडीशन का एक सिंटैक्स होता है।
इस तरह का सिंटेक्स होता है, यहाँ पे हमारा कोड रहता है, और ये जो जगह है ये होती है कंडीशन। हमने अभी कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़े थे, वही कंपैरिजन ऑपरेटर्स के थ्रू हम इन कंडीशंस को जनरेट करते हैं, या फिर किसी फंक्शन के थ्रू, या कंपैरिजन करके हम इस कंडीशन को जनरेट करते हैं कि अगर इसके अंदर की वैल्यू, जो ये जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर की वैल्यू ट्रू है तो ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर इसके अंदर की वैल्यू फॉल्स आ गई तो ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, तब एग्जीक्यूट होगा एल्स ब्लॉक, तब एग्जीक्यूट होगा एल्स ब्लॉक। ठीक है, तो इसको हम एक बार करके देखते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने फाइल बनाई और मैं बोल रहा हूँ कि जो मेरी वैर एज है, मैं एक कंडीशन लगा दी भाई, एज अगर 20 से ऊपर है, मैं एज कुछ भी रख दो 18, ठीक है, अगर मेरे पास एज की वैल्यू 18 20 से ऊपर है तो अलाउड इन पार्टी, पार्टी में अलाउ है, वरना नहीं है। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ इफ जो मेरी एज है वो 20 से ऊपर है तो भाई कंसोल लॉग करना क्या, अलाउड। ठीक है, क्या मतलब रहा इसका, भाई अगर सिंटेक्स लिखा, यहां लिखी कंडीशन, ये कंडीशन क्या रिटर्न करेगी, ट्रू या फॉल्स। अभी मेरी जो एज है, अभी करंट एज की वैल्यू है 18, क्या एज मेरा 20 से बड़ा है, नहीं, एज मेरा 20 से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। एज इज ग्रेटर देन 20 क्या हो गई, फॉल्स हो गई कंडीशन। अगर एज इज ग्रेटर देन 20 फॉल्स होगी तो क्या ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी, नहीं, ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कंसोल में अपने, ये देखिए कंसोल में यहाँ पे मैंने इस फाइल को लिंक नहीं करा है, तो मैं इस फाइल को एक बार लिंक कर देता हूँ। नाम है कंडीशनल ऑपरेटर्स, कॉपी करा है, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पेस्ट, सेव करा। अब देखिएगा क्या मेरे पास ये आ गया, तो एक बार नहीं आया, क्यों, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, हमको पता है कि ये कंडीशन तो फॉल्स है, ये कंडीशन तो फॉल्स है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है ब्लॉक। अगर मैंने बोल दिया भाई 21 है तो ये कंडीशन आएगी, बिल्कुल ये बिल्कुल कंडीशन सही हो गई है, और बोल दिया हाँ अलाउड है। तो ये हो गया इफ और एल्स इफ ब्लॉक, कि भाई अगर इन पैरेंथेसिस के अंदर की कंडीशन ट्रू है तो ठीक है, मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूंगा, वरना क्या करूं, वरना क्या करूं, वरना तुम क्या करना, एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना, कंसोल डॉट लॉग नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। तो देखो यहाँ पे अभी 21 थी, अब मैंने कर दिया 18, अब मैंने क्या कर दी 18, बोला अलाउड नहीं है, अब अलाउड नहीं है, क्यों नहीं है अलाउड, क्योंकि 20 एज जो है 20 से कम है। ठीक है, मैंने बोला ये तो ठीक है, आपने मेरे से बोला कि इफ ब्लॉक में, इफ ब्लॉक कुछ इस तरह का होता है कि यहाँ पे हमारा इफ स्टेटमेंट रहती है, यहाँ हमारी कंडीशन रहती है, और इसके अंदर हमारा कोड होता है जो कि तभी एग्जीक्यूट होगा जब वो कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, वरना एल्स स्टेटमेंट वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। लेकिन कई बार ऐसी कंडीशंस भी आती हैं कि हमें दो दो जगह जजमेंट लेना पड़ता है, मतलब कि अगर मेरी, ऐसा मान लीजिए कि दो टाइप की पार्टी चल रही है, एक पार्टी 20 एज से बड़ों के लिए, एक पार्टी 15 एज से बड़ों के लिए। ठीक है, जो 15 वाले हैं, 15 से 20 वाले हैं, वो इस वाली पार्टी में जाएंगे, और 20 से ऊपर के इस वाली पार्टी में जाएंगे। तो कैसे करें हम इसमें, उसके लिए हमारे पास आती है एक कंडीशन एल्स इफ, जो कि दूसरी कंडीशन को इवेलुएट करने में मदद करती है। मतलब अगर मेरी एज 15 से बड़ी है और साथ ही साथ मेरी एज 20 से छोटी है तो कंसोल लॉग करना अलाउड इन स्मॉल पार्टी। ठीक है, अगर मेरी एज 15 से बड़ी है और 20 से छोटी है तो ये कंडीशन, ये जो ऑपरेटर्स है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, जो हमने पिछली वाली वीडियोस में पढ़े थे, वो यहाँ पे आके बहुत यूज आ रहे हैं। मतलब ये कंडीशन ट्रू है और ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। मतलब अगर एज 15 से बड़ी है और एज 15 से छोटी है, तो देखिए मेरी एज 18 है, 15 से बड़ी है मतलब ट्रू, एज 20 से छोटी है मतलब ट्रू, और दोनों का क्या करना है, एंड करना है। एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन, दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू आएगा। इसका मतलब ये चीज क्या हो गई, एग्जीक्यूट हो जाएगी। क्या ये चीज एग्जीक्यूट होगी, नहीं, क्योंकि हमारी एज जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। हमारी एज कंडीशन सेटिस्फाई करेगी ये 15 से 20 के बीच की, 15 से 20 के बीच की। तो देखिए यहाँ पे आ गया स्मॉल पार्टी में अलाउड है। अगर मैंने बोला कि मेरी एज है 14, 14, तो ये अलाउड ही नहीं है ये बंदा, इसको हम बोलेंगे नॉट अलाउड, मतलब एल्स कंडीशन को इसके लिए एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो ये क्या हो गई हमारे एल्स इफ ब्लॉक की कंडीशंस। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ऐसी हमारी कंडीशंस होती हैं, चलो मैं आपको इवेलुएट करके देता हूँ कि भाई
हमें बोल दिया कि चलिए कोई एक बच्चा है, उसकी एवरेज परसेंटेज निकालनी है, एवरेज परसेंटेज निकालनी है, और बोलना है कि अगर इसकी परसेंटेज 90 से अबव है तो इसको एक्सीलेंट देना, 80 से अबव है तो इसको गुड देना, वेरी गुड देना, 70 से अबव है तो गुड देना। ठीक है, तो बोल दिया मैंने परसेंटेज कैलकुलेट करो, परसेंटेज। ठीक है, या फिर मैं बोल दूं कि एक फंक्शन बना लेते हैं क्या, परसेंटेज नाम से, परसेंटेज नाम से फंक्शन बना देते हैं और बोलते हैं कि इसमें मार्क्स M1, M2, M3, M4 और M5 मार्क्स जाएंगे, 5 मार्क्स जाएंगे। और क्या करना कि इनकी परसेंटेज कैलकुलेट रिटर्न करना, तो रिटर्न करेंगे तो हम बोलते हैं वेर परसेंटेज इक्वल टू, भाई बोला भाई परसेंटेज क्या होगी, तो बोला परसेंटेज होती क्या है भाई, किसी भी नंबर में मतलब कि किसी M1 मार्क्स की मेरे को परसेंटेज निकालनी है, चलो तो M1 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स मतलब M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5। ये बहुत ही सिंपल सा मैंने कोड लिख दिया है और उसको 100 से मल्टीप्लाई करके मुझे रिटर्न कर देना। भाई इस सब्जेक्ट की जो मेरी परसेंटेज आई है टोटल, चलो इसमें टोटल मान लेते 500 मार्क्स है, मैंने यहाँ पे गलती कर दी, 500 मार्क्स का पेपर है, और भाई बोला कि इससे मेरी परसेंटेज निकालना और रिटर्न कर देना क्या, परसेंटेज, परसेंटेज रिटर्न कर देना। तो मैंने यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर दिया, बोला कि परसेंटेज मेरे को बोलनी है, परसेंटेज किसकी, चलो इसमें मैं कुछ भी मार्क्स पास कर देता हूँ, मार्क्स पास कर दिए, मान लो मैंने कर दिए 70, 80, 90, 90 और 90, कुछ भी नंबर पास कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई, तो मेरे पास ये चीज़ आ गई, मैंने इस कंडीशन को हटा दिया, बोला कि कंसोल डॉट लॉग, ये जो कंडीशन है बिलो एवरेज, बिलो, मान लो कि कुछ इस तरह का कुछ कर दिया मैंने, अभी के लिए इस तरह का कर दिया, और बोला इसमें जो ये कंडीशन है इसमें लिख दिया अब। ठीक है, कि ये जो नंबर है इन नंबर्स पे आपकी परसेंटेज अबव है, और इन मतलब कि अबव है कि बिलो है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये परसेंटेज रिटर्न करेगा। मैंने यहाँ से परसेंटेज कैलकुलेट करवा ली और बोला कि अगर इसकी परसेंटेज ग्रेटर देन है 90 तो ये अबव है, इक्वल टू कर देते, ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर दिया, बोला कि भाई इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करके लाओ, नंबर्स की परसेंटेज कैलकुलेट करके लाओ, अगर वो नंबर की परसेंटेज जो मेरे पास कैलकुलेशन के बाद आई है वो 90 से बड़ी है तो बोलना अबव 90, और बोला फिर उसके बाद बोलना अगर नहीं है तो बिलो 90। ठीक है, तो कर दिया काम। तो इसने क्या करा देखिए, बिलो 90, तो इसने जो परसेंटेज निकाल के लाया वो क्या आ गई, बिलो 90, और मैं इसको भी 80 कर देता हूँ तो क्या 90 से बिलो आ गई। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे एक बार कंसोल लॉग करा लेना इसकी परसेंटेज को, तो क्या आता है 86% है, मैंने इसको भी बोल दिया कि भाई 90 90 है सब, टेंशन रखते हैं 90 90 स्कोर है सब में, तो अबाउ 90, तो इसकी परसेंटेज क्या आ गई 90 आ गई, तो अबाउ 90 परसेंटेज आ गई। ठीक है, वहीं अगर मैंने बोला इफ एल्स इफ, अगर यही चीज, यही परसेंटेज मेरी ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है तो भाई प्रिंट अप करना, क्या करना, कंसोल लॉग करना क्या, वेरी गुड, वेरी गुड करना कंसोल लॉग। वरना वहीं पे मैंने बोला अगर ये 70 से ऊपर है, 70 से ऊपर है तो कंसोल लॉग करना गुड, और अगर नहीं है तो करना बैड। और यहाँ पे क्या करना, अगर 90 से ऊपर है तो बोलना एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। तो देखिए इसने बोला एक्सीलेंट है भाई आपकी परसेंटेज, क्यों एक्सीलेंट है आपकी परसेंटेज, आपकी परसेंटेज एक्सीलेंट है क्योंकि आपने, आपकी जो परसेंटेज आई है वो 90 से ऊपर आई है। वहीं अगर मैं बोल देता 80, 80, 80, तीनों कंडीशन चेंज कर देता तो भाई 88, तो आपकी परसेंटेज क्या आई है, 88 परसेंटेज आई है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आपकी कंडीशन एग्जीक्यूट हो गई और वेरी गुड प्रिंट हो गया। तो ये क्या होता है, एल्स और एल्सिफ का काम होता है, इस तरह से एल्स, एल्सिफ और इफ स्टेटमेंट वर्क करती है। ठीक है, यहाँ पे आप कंडीशन देते हो, यहाँ पे वो कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, फिर दूसरी कंडीशन, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो आगे बढ़ता है, ये कंडीशन चेक हुई, बोला कि क्या ये कंडीशन ट्रू है, तो हाँ भाई ये ट्रू है, तो इसने रोक दिया सब कुछ, सब कुछ रोक दिया। वरना अगर ये कंडीशन भी फॉल्स होती तो ये आगे बढ़ता, फिर अगर ये कंडीशन भी फॉल्स होती तो ये एल्स पे जाता, तो ये एल्स पे जाता, वरना ये एल्स पे जाएगा नहीं, आगे बढ़ेगा नहीं, जहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई वहां पे रोक देगा।
वहीं पे रोक देगा। ठीक है, और मैंने बोला कि इसको करने के बाद ये कर देना कंसोल लॉग कंप्लीटेड। कंप्लीटेड तो देखिए इसने सब कुछ ये कंडीशंस एग्जीक्यूट करी, जहाँ पे कंडीशन खत्म हो गई वहाँ पे ये पूरा स्टेटमेंट खत्म करके इसमें आगे बढ़ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा एक एल्स, एल्सिफ और इफ ब्लॉक होता है। ठीक है, ये एक साथ एग्जीक्यूट करता है। तो हमने सीखा भाई परसेंटेज के साथ मतलब फंक्शन के साथ हम किस तरह से, कंडीशन के साथ हम किस तरह से खेलते हैं, एल्स ब्लॉक के साथ, इफ ब्लॉक के साथ, ये हमने सीख लिया। अब जो हमारा मेन टॉपिक आता है वो आता है स्विच स्टेटमेंट्स। तो देखिए मैं इसको पहले कमेंट कर देता हूँ, और उसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमारा हट गया कंसोल से। अब हम बढ़ेंगे आगे अपने स्विच स्टेटमेंट में, एस डब्ल्यू आई टी स्विच स्टेटमेंट। अब बेसिकली स्विच भी एक हमने ब्लॉक्स के बारे में पढ़ा था कि भाई कोड ब्लॉक क्या होता है। एक ब्लॉक होता है जो कि इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करता है। तो स्विच भी एक ब्लॉक है, मतलब कि जो मेरा ये कोड ब्लॉक है इसमें लिखता हूँ एच स्विच, और फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का सिंटैक्स रहता है। स्विच केस कहते हैं इसको, स्विच केस। यहाँ पे लिखते हैं हम कोड, ठीक है, और ये हमारा एग्जीक्यूट होता है। तो ये जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर हम लिखते हैं एक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन चाहे तो स्टेटमेंट नंबर हो सकता है, चाहे फिर स्ट्रिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, एक वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, तो मैंने कि आर्यन, अगर यहाँ पे आर्यन लिखा हुआ है तो कौन सा केस, तो मैंने यहाँ पे डिफाइन करता हूँ एक केस। केस किसका, आर्यन का। यहाँ पे मैंने लिखा भाई स्विच में मैं क्या दे रहा हूँ, के आर्यन दे रहा हूँ, और केस में अगर आर्यन का जो तुम्हें केस मिले, मतलब ये वाला केस, उसमें क्या करना है तुम्हें, ये कोड एग्जीक्यूट करना है। क्या करना है, कंसोल लॉग, कंसोल डॉट लॉग आर्यन केसेस, आर्यन केसेस, आर्यन आर्यन केस है। ठीक है, अगर ऐसे ही मैं बहुत सारे यहाँ पे केस बना सकता हूँ। यहाँ तो मैंने आर्यन का केस बनाया है, यहाँ मैं रोहन का केस बना सकता हूँ। ठीक है, या मैं रोहन का केस बना सकता हूँ। यहाँ मैं कोड लिख दूंगा अपना कि भाई मेरे को रोहन का अगर केस मिले तो मुझे क्या एग्जीक्यूट करना है, मुझे यहाँ पे अगर मोहित का केस मिले तो मुझे क्या एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो ये मेरे केस क्या हो गया, एक केस, केस होते गए, केस होते गए, और यहाँ पे हमें क्या मिला, भाई तुम्हें कौन से केस को एग्जीक्यूट करना है, तुम्हें कौन से केस को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, जैसे ही मेरे को यहाँ पे वो केस मिला, जैसे ही मेरे को यहाँ पे केस मिला, तो उस मतलब स्विच स्टेटमेंट क्या करेगी, ये केस, ये एक्सप्रेशन देखेगी, सर्च करेगी भाई यहाँ पे ये केस है कि नहीं है, नहीं ये केस है। ठीक है, ये केस नहीं है, ये केस है, ये केस है, ऐसा कुछ करके सर्च करेगी। तो यहाँ पे जैसे मैं इसमें इसको केस मिल गया, पहले भी केस मिल गया इसको, तो ये पहले वाले ब्लॉक को ही एग्जीक्यूट कर देगी। ये क्या कर देगी, पहले वाले ब्लॉक को ही एग्जीक्यूट कर देगी, और फिर उसके बाद जितने भी सारे केसेस हैं सबको एग्जीक्यूट करेगी। यहाँ पे मैंने क्या किया कि अगर मैंने बोल दिया भाई इसी तरह से console.log this is आर्यन, दिस इज रोहन, और दिस इज मोहित, मोहित मोहित कर दिया, मोहित यहाँ पे यहाँ लगा दिया। तो जैसे ही अगर इसको चीज मिली तो ये क्या कर देगी, कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगी। तो देखिए यहाँ पे दिस इज आर्यन, दिस इज रोहन, दिस इज मोहित, तो जैसे मतलब एक केस मिला तो सारे केस एग्जीक्यूट करेगी खुद। ठीक है, अगर मैंने बोला कि भाई अगर केस जो होता मोहित का होता, तो मोहित का होता, तो मोहित का एक केस एग्जीक्यूट करेगी, मतलब जब तक उसको केस नहीं मिलेगा तब तक वो एग्जीक्यूशन नहीं करेगा, वरना जैसे ही केस मिल जाएगा सारे एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ बोलूं कि मेरे को एक ही केस एग्जीक्यूट करना है, मुझे सिर्फ एक ही केस एग्जीक्यूट करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखूंगा ब्रेक, कि मतलब इस ब्लॉक को तोड़ दो, इस ब्लॉक को तोड़ दो, अब आगे तुम्हें कुछ एग्जीक्यूशन नहीं करना है, इस ब्लॉक को तोड़ दो। जैसे ही मेरे पास आर्यन मिलेगा ये ब्लॉक टूट जाएगा, तो मैंने यहाँ पे दिया आर्यन, तो आगे की कंडीशन एग्जीक्यूट होंगी ही नहीं। तो इसे कहते हैं स्विच केस स्टेटमेंट, कि भाई मेरे को यहाँ पे तुम्हें एक मेरे को केस दो कि मेरे को कौन से केस पे करना है काम। तो इसने बोला कि भाई ये वाला केस है, तुम ये जो जितने भी केस, ये वाला केस है, इसको ढूंढ के लेके आओ, इस पे काम करो। ठीक है, इसको ढूंढता गया, ढूंढता गया, ढूंढता गया, मिला उसको केस, तो उसने उस पे काम किया, उसके आगे वाले सारे केस पे काम कर दिया। अब मुझे चाहता था कि भाई मेरे को सिर्फ एक ही केस पे काम कराना है, तो मैंने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर लिया कि भाई आगे वाले केसेस पे काम नहीं करना है तुम्हें। ठीक है, वरना तुम्हें आगे करना है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने बोला कि मैंने यहाँ पे रमेश दे दिया, रमेश दे दिया, तो यहाँ तो कोई केस ही नहीं है रमेश का, यहाँ तो कोई केस ही नहीं है रमेश का, तो क्या करूं मैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक कीवर्ड का यूज करता हूँ जिसे हम कहते हैं डिफॉल्ट, और लॉग कंसोल डॉट लॉग कि भाई दिस केस इज नॉट प्रेजेंट, मतलब कि मेरे को अगर केस मिल गया तो ठीक है, मेरे को केस मिल गया तो ठीक है, वरना आप डिफॉल्ट को एग्जीक्यूट कर देना।
मेरे को अगर केस मिल गया तो ठीक है, वरना आप डिफॉल्ट को एग्जीक्यूट कर देना। और अगर कोई एक ही केस को मेरे को एग्जीक्यूट करना हो तो ब्रेक कर देना। मैंने यहाँ बोला कि अगर रमेश के लिए करना है तो रमेश के लिए देखिए यहाँ पे कि ये केस प्रेजेंट नहीं है, मतलब डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, डिफॉल्ट का कोड एग्जीक्यूट हो गया। मैंने बोला यहाँ पे रोहन, तो देखिए यहाँ पे पूरा का रोहन जैसे ही फाइंड हुआ, रोहन का केस जैसे ही फाइंड हुआ, वहां पे सारा का सारा आगे के जो भी सारे केसेस थे चले। मैंने रोहन को ही चलाना है तो मैं कर दूंगा ब्रेक। भाई ब्रेक कर देना, रोहन मिलते ही तुम्हें रोहन का केस एग्जीक्यूट करके ब्रेक कर देना है। आप जहां पर इस स्टेटमेंट पे लिखोगे वहीं से ब्रेकेज स्टार्ट हो जाएगी। मतलब अगर आप उसको ऊपर लिखते हो ना तो आपका ये रोहन वाला केस भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, देखिए रोहन वाला केस भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। मैंने इसको ऊपर लिखा तब जाके रोहन वाला केस एग्जीक्यूट हुआ, मतलब जहां पे ही ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर होगी सारी एग्जीक्यूशन उस ब्लॉक की बंद हो जाएगी। ठीक है, मैंने लिखा मोहित, तो मोहित वाला मिल गया और उसके आगे वाला केस भी चल गया। तो मैंने इसको इसको रोकने के लिए क्या किया भाई, ब्रेक का इस्तेमाल किया। ब्रेक रोक, ब्रेक मारो, ब्रेक रोक दो इसको। ठीक है, मोहित कर दिया। तो ये थी क्या स्विच केस स्टेटमेंट, मतलब यहाँ पे हमें बोलता है कि कौन से केस को डील करना है, और फिर यहाँ पे केस की डेफिनेशन मिलती है। अगर उसी केस को चलाना है तो उसी केस के बाद मेरे को ब्लॉक को तोड़ना है तो मेरे पास ब्रेक स्टेटमेंट है, वरना मेरा कंटिन्यू चलता जाएगा। जब तक केस नहीं मिलेगा तब तक वो सर्च करेगा, और जैसे ही मिल जाएगा वहां से कंटिन्यू कर देगा एग्जीक्यूशन को, सारे केसेस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। अगर मेरे को ऐसा केस दे दिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करा, जो डिफाइंड ही नहीं है, तो मैं डिफॉल्ट का इस्तेमाल करके उस केस को क्या कर सकता हूँ, एग्जीक्यूट करा सकता हूँ। मतलब कि कोई भी रैंडम केसेस के लिए मैंने डिफॉल्ट का यूज कर दिया। तो यही था स्विच केस स्टेटमेंट। इफ एल्स ब्लॉक को आपको समझ में आ गया होगा। फिर हमने पढ़ लिया स्विच स्टेटमेंट। तो इतना ही था स्विच स्टेटमेंट, और इसी के बेसिस पे हम बहुत सारी कंडीशंस को डिफाइन कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए आप इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में इनके साथ ट्राई करें, और इनको जानने की कोशिश करें कि हम और इनमें क्या क्या ऑपरेटर्स के थ्रू काम कर सकते हैं, मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर को ट्राई करके देखें और इन पे वर्क करें। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।